अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक अनोखी और पुरअसरार कहानी। हासिलपुर के ज़मींदार चौधरी आरिफ के घर आज मुद्दतों बाद हर तरफ खुशियां ही खुशियां देखी जा रही थीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने शादी के पूरे 15 साल बाद चांद सा बेटा अता किया था। सो किसी चीज़ की कमी ना रह जाए के ख्याल से खुद ही हर शय की निगरानी कर रहे थे। एक तरफ गरीब गुरबा में लंगर बट रहा था, दूसरी तरफ गिफ्ट का नाम देकर गरीबों की इमदाद की जा रही थी। आज तो खुशी का दिन था, मगर चौधरी साहब के दरवाजे हर एक के लिए खुले रहते थे। एक बार अपने मुंशी पर सिर्फ इसलिए नाराज हुए थे कि गांव का एक गरीब रहमू मोची मदद की उम्मीद लेकर आया था और चौधरी साहब सोए हुए थे। पूरी रात तेज बुखार होने की वजह से नींद ना आ सकी थी। फजर के बाद ही आंख लगी थी। इस वजह से मुंशी रमजान ने रहमू मोची को कुछ देर इंतजार करवाया। जब चौधरी आरिफ की आंख खुली तो अपने मुंशी से नाराज होकर कहने लगे, अल्लाह के वली मुझे उठा देते। मेरी बीमारी से ज्यादा अहमियत उनकी थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको मेरे पास इसलिए भेजा कि मैं थोड़ी बहुत उनकी मदद करूं और अल्लाह मुझे बेशुमार इनाम अता करते हुए मुझसे राजी हो जाए। आइंदा कभी भी ऐसी कोताही मत करना। इसलिए लोग दिल से उनकी इज्जत किया करते थे। आज पूरा हासिलपुर खुशी से झूम रहा था। 7 दिन बाद बच्चे का अकीका किया, साथ ही नाम तजवीज़ करने के लिए इमाम मस्जिद से कहा। उन्होंने खालिद नाम तजवीज़ किया। खालिद एक ज़हीन तालिब इल्म साबित हुआ। अव्वल से ही अपने हर इम्तिहान में अच्छे नंबर लेकर पास होता रहा। अपनी आला तालीम के लिए जब वो लंदन चले गए तो बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से गोल्ड मेडल भी जीता और दीगर कई इनामात उसके अलावा थे। तालीम मुकम्मल होते ही कई कंपनियों से ऑफर लेटर आए, मगर उन्होंने वतन वापस आकर कराची में एक इदारे में जूनियर ऑफिसर बनने को ही तरजीह दी। उनका कहना था कि पाकिस्तान का हर अच्छा शागिर्द बाहर अप्लाई करेगा तो फिर मुल्क कैसे तरक्की करेगा। एक दिन खालिद अपनी कार में ऑफिस से घर जा रहे थे। वो गर्ल्स कॉलेज के करीब पहुंचे ही थे कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। थोड़ा सा आगे आए तो देखा एक लड़की स्टॉप पर बने छज्जे के नीचे पनाह लिए हुए सिमटी खड़ी थी। वो किसी शरीफ खानदान की लग रही थी। लड़की को इस तरह बेयारो मददगार देखा तो ब्रेक लगा दी। खिड़की से बाहर झांक कर कहने लगे, मोहतरमा मैं क्लिफ्टन की तरफ जा रहा हूँ। अगर आपने उस तरफ जाना है तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको रास्ते में ड्रॉप कर दूंगा। प्लीज़ अंदर आ जाइए। बारिश हो रही है, इस तरह खड़े होकर भीगना ठीक नहीं। वो लड़की बारिश से बचने की खातिर फौरन अंदर आकर बैठ गई। पूरे सफ़र में नज़रें झुकाए बैठी रही। खालिद को वो लड़की पहली नज़र में ही भाग गई। 3 तलवार के करीब पहुंचते ही लड़की ने कहा, प्लीज़ गाड़ी यहीं रोक दें। लड़की के ये अल्फाज सुनकर खालिद साहब चौंक गए और ब्रेक लगा दी, मगर उसके उतरते ही खुद को खाली खाली महसूस करने लगे। कई दिन तक वो अल्फाज खालिद साहब के कानों में गूंजते रहे और निगाहें उस लड़की को ढूंढती रहीं। कई बार गर्ल्स कॉलेज के करीब गुजरे, मगर उस लड़की का पता ना चल सका। आखिर एक दिन उस लड़की से मुलाकात हो गई। आज ना सिर्फ तारुफ हुआ बल्कि अगली मुलाकात का टाइम भी फिक्स हुआ। मिसेस यास्मीन खालिद को अपने मियाँ के साथ आए हुए इस घर में चंद घंटे ही हुए थे, मगर वो इस घर के लिए अच्छे ख्यालात कायम ना कर सकी। हालांकि ये हवेली देखने में बहुत अच्छी थी और ये खालिद साहब की ख़ानदानी वरासत में शामिल थी। ना सिर्फ ये हवेली बल्कि काफ़ी और ज़मीन भी थी, जहाँ गांव के आबादकार खेती बाड़ी में अपनी मेहनत के साथ तरह तरह की फसल उगाते थे, जिसका मुनाफा हर साल खालिद साहब को कराची भेजा जाता था। गांव वालों ने खालिद साहब और मिसेस यास्मीन खालिद का बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। गांव के इमाम मस्जिद कहने लगे, मियाँ अच्छा हुआ आप आ गए। ये हवेली तो बड़े साहब और बेगम साहिबा के बाद एक तवील अरसा गैर आबाद रही है। मिसेस यास्मीन ड्राइंग रूम में बैठी उस हवेली के बारे में सोचे जा रही थीं कि मासी शकूरन ने इत्तला दी कि बाजी साहब चाय पर बुला रहे हैं। अच्छा मैं आती हूँ। मगर वो जाने की बजाय अपने माजी में खो गई। वो सोचने लगी कि उसकी खालिद साहब के साथ पहली मुलाकात कितनी अजीब थी। वो अपना BA फाइनल का आखिरी पेपर देकर गर्ल्स कॉलेज के बाहर बने बस स्टॉप पर गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी। साथ साथ मौसम ख़राब होने की वजह से दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआएं कर रही थी कि या अल्लाह मेरे घर पहुंचने तक बारिश को रोक दे।
आज सुबह से बादल छाए हुए थे, मगर अब तो बहुत ही गहरे हो चुके थे। यास्मीन का डरना हक बजानिब था, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली मशरकी लड़की थी। उनके वालिदैन जैसे तैसे करके अपनी बेटी को पढ़ा रहे थे, मगर गाड़ी ना होने की वजह से यास्मीन को सुबह शाम बसों में धक्के खाने पड़ते थे। वो उस दिन भी बस स्टॉप पर खड़ी गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी कि बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते बारिश ने तूफ़ानी रुख इख्तियार कर लिया। कहीं बादल गरज रहे थे तो कहीं बिजलियां चमक रही थीं। यास्मीन स्टॉप पर बने छज्जे के नीचे होते हुए भी बच नहीं पा रही थी। जोरदार हवा के जरिए साइडों से आने वाला बारिश का पानी उसे भिगोए जा रहा था कि अचानक एक कार आकर उसके करीब रुकी। वो देखने में यास्मीन को शरीफ लगा था, इसलिए बगैर कुछ जवाब दिए दरवाज़ा खोल के गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। और यूं दूसरी मुलाकात भी इत्तफाकिया हुई कि उसके बाद से मुलाकातें बढ़ी और 1 साल बाद शादी के बंधन में बंध गए। 2 बेटे और 1 बेटी हुए। जवान होने पर बेहतर मुस्तकबिल की खातिर शायान अमेरिका, दानियाल कनाडा, किरण शादी के बाद अपने मियाँ के साथ दुबई चली गई। यूं जिंदगी के सफ़र में अपने मियाँ के साथ तन्हा रह गई। मासी शकूरन ने दोबारा आकर खालिद साहब का पैगाम दिया तो यास्मीन उठकर चली गई। कब रात हुई पता भी नहीं चला। रात के 2 बजे यास्मीन की आंख कांच टूटने पर खुली। खालिद साहब की तरफ देखा तो वो बेखबर सो रहे थे। इधर उधर देखा तो कोई नजर नहीं आया। अपना ख्याली वहम समझकर फिर सो गई। ये क्या? एक बार फिर बड़ी जोरदार आवाज आई, जैसे किसी ने शीशे का ग्लास किचन की दीवार पर बड़े जोर से दे मारा हो। खालिद साहब बदस्तूर सोए हुए थे। कमरे में लाइट बुझी हुई थी। किचन की तरफ देखा तो लाइट जलती बुझती नजर आई। बेगम साहिबा अल्लाह ताला को याद करते हुए उठी और किचन की तरफ चली गई। किचन में कांच का ग्लास टूटकर किरची किरची हो गया था। किचन की लाइट का बटन बदस्तूर बंद था। इसके बावजूद बल्ब कभी जल रहा था तो कभी बंद हो रहा था। ऐसी हालत देखकर मिसेस यास्मीन को खौफ सा महसूस हुआ। कांच के टुकड़े समेटे और डस्टबिन में डाल दिए। बकाया रात खैर खैरियत से गुजरी। सुबह खालिद साहब को बताया तो कहने लगे कि कोई बिल्ली वगैरह होगी। दूसरी रात भी तकरीबन 2 बजे कांच टूटने की आवाज़ से आंख खुल गई। किचन में जाकर देखा तो आज तो 2 ग्लास टूटे हुए थे। खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। ना तो कोई हवा का झोंका अंदर आ सकता था, ना ही कोई बिल्ली या चूहा। तो फिर ये 2 ग्लास किसने गिराए और ये कैसे टूटे? इतने में खालिद साहब भी उठ गए। किचन में जलती हुई लाइट देखी और यास्मीन को ना पाकर वो समझ गए कि यास्मीन जरूर किचन में होगी, सो वो भी किचन में चले आए। ये घर है या आफत की पुड़िया? कल 1 ग्लास टूटा, दरवाजा और खिड़कियां बंद थीं। ये बल्ब खुद ब खुद जल बुझ रहा था और सुबह को ठीक हो गया, और आज कांच के 2 ग्लास टूटे हुए हैं। खालिद साहब ने उनकी बात को इग्नोर करते हुए कहा, कल देखते हैं, आओ अभी सो जाते हैं। यास्मीन को इस हवेली में कुछ वहशत सी होने लगी थी। अब तो ये रोज का मामूल बन चुका था। कभी कोई चीज टूट रही थी तो कभी कोई चीज। यास्मीन का डर बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि आज इतना बड़ा कांच का जग गिरकर टूट गया था। कांच के टुकड़े समेटते हुए यास्मीन की नज़र सामने की खिड़की पर पड़ी तो उन्हें कोई साया सा दिखाई दिया। चंद लम्हों के बाद वो साया गायब हो गया। फिर किसी लड़की की दर्दनाक चीख सुनाई दी और एकदम जोरदार तूफान आ गया। हवा के जोरदार थपेड़े दरवाजे और खिड़कियों पर पड़ रहे थे। साथ साथ इंसानी चीखें गूंज रही थीं। यास्मीन का पहले कभी ऐसे माहौल से वास्ता नहीं पड़ा था, सो डर के मारे कांपने लगी। खालिद साहब भी खासी अपसेट दिखाई दे रहे थे। अलमारी से कुरान पाक निकाल कर बुलंद आवाज से तलावत करने लगे। थोड़ी देर बाद तूफान थम गया और ड्राउनी आवाजें आना भी बंद हो गईं। सुबह को एक बंगाली आमिल बाबे को लेकर आए, जिसने कुछ देर पढ़ने के बाद बताया कि इस हवेली में जिन्नात का साया है। आप लोग इस कमरे से बाहर निकल आए। मैं कुछ अमल करूंगा, वो खबीस जिन का बच्चा भाग जाएगा। खालिद साहब और मिसेस यास्मीन बाहर लॉन में पड़ी हुई कुर्सियों पर बैठ गए। बंगाली बाबा मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ते जा रहे थे। अचानक कमरे की लाइट चली गई। फिर एकदम तेज रोशनी हुई, जिससे पूरा कमरा रोशनी से भर गया। बंगाली बाबा पढ़ते जा रहे थे। रोशनी तेज से तेज तर होती जा रही थी। बंगाली बाबे ने अब जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते रोशनी का दायरा छोटा होने लगा। अब बंगाली बाबा की आंखों में खौफ के आसार नजर आने लगे। वो जोर जोर से पढ़ते हुए बेइख्तियार चीख पड़ा,
روشنی کا دائرہ چھوٹے ہوتے ہوئے بالکل بنگالی بابا کے جسم سے لپٹ گیا۔ پھر بنگالی بابا نے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ چیخیں سن کر خالد صاحب بھاگ کر آئے تو دیکھا بنگالی بابا دیوار کے ساتھ الٹے لٹکے ہوئے تھے اور کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جس میں سے جسم پر لگے ڈنڈوں کے نشان ظاہر نظر آ رہے تھے۔ اب بھی ڈنڈوں کی آواز خالد صاحب کو سنائی دے رہی تھی اور بنگالی بابا چیخ چیخ کر خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ خالد صاحب نے جلدی سے قرآن پاک اٹھا کر اسے زور زور سے پڑھنا شروع کر دیا۔ بنگالی بابا کی دھیرے دھیرے چیخیں بند ہوئیں۔ وہ دھڑام سے نیچے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ کافی دیر بعد ہوش آیا تو بہت کمزور لگ رہا تھا۔ خالد صاحب کے بار بار اصرار سے صرف اتنا کہا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں، کسی اور کو لے کر آؤ یا یہ حویلی بدل دو۔ بنگالی بابا تو بہت ہی کمزور ہو گیا تھا کہ اس سے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ خالد صاحب نے اسے سہارا دے کر حویلی سے باہر نکالا۔ اب کیا ہوگا؟ یاسمین اور خالد کی دھیمی آواز میں دہشت اور خوف تھا۔ خالد صاحب نے اپنی بیگم کی ہمت بڑھائی، لیکن اندر سے خود بھی بہت تشویش میں تھے۔ دوسرے دن کسی کے بتانے پر ایک اور عامل جنوں والی سرکار کو لے کر آئے۔ جنوں والی سرکار نے ان کو تسلی دلائی کہ اس گھر میں جنات ہیں، بدروئیں ہیں، کچھ بھی ہے، وہ ان سے جان ضرور چھڑوا دیں گے۔ اس نے آ کر اپنا کام شروع کیا۔ ایک دم سے دروازہ کھلا اور کمرے میں دھواں بھرنے لگا۔ عامل نے اپنا جنتر منتر پڑھنا شروع کیا، مگر اس کی تو شامت آئی ہوئی تھی، سو زوردار تھپڑ نے عامل کو کمرے کے اندر ہی تارے دکھائے۔ تھپڑ پڑنے کے باوجود جنوں والی سرکار عامل زور زور سے منتر پڑھتا رہا۔ بس پھر تو کیا تھا، عامل کی کیکی بند گئی اور ٹانگیں اٹھ گئیں۔ گھسیٹتا ہوا وہ دیوار سے جا لگا۔ ابھی سنبھلنے نہیں پایا تھا کہ سر کی طرف سے گھسیٹتا ہوا دوسری دیوار سے جا ٹکرایا۔ سر پھٹ چکا تھا، اس کی زبان سے اب بھی منتر جاری تھے۔ اچانک اس کا جسم اوپر اٹھنے لگا اور اٹھتے اٹھتے کسی مقناطیس کی مانند چھت والے پنکھے سے جا لگا اور پنکھا بڑی تیز چلنے لگا۔ تو جناب جنوں والی سرکار بچاؤ بچاؤ کہہ کر چیخ رہا تھا۔ خالد صاحب دوڑ کر آئے، عامل کی کنڈیشن دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئے۔ ہمت نہ ہارتے ہوئے قرآن پاک اٹھایا اور سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ خالد صاحب کو بڑے خوفناک لہجے میں آواز آئی، خالد بیچ سے ہٹ جاؤ، میں اس کمبخت کی گردن مروڑ کر ہی چھوڑوں گا۔ مگر خالد صاحب تلاوت قرآن پاک کرتے رہے، جس کی برکت کی بدولت عامل نیچے آیا۔ طبیعت سنبھلنے کے بعد خالد صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ مجھے جان سے مارنا چاہتے تھے، ایک نہیں پورا قبیلہ ہے ان کا، آگے تم جانو۔ یہ کہہ کر وہ عامل گرتا پڑتا چلا گیا۔ اب خالد صاحب کی ہمت بھی جواب دے گئی تھی، لوگ بھی طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تھے۔ خالد صاحب یا یاسمین کو دیکھ کر وہ کترا جاتے۔ موقع نزاکت کو دیکھتے ہوئے خالد صاحب اپنی بیگم کو ساتھ لے کر شہر چلے گئے۔ وہاں پر ان کی ملاقات کرم الدین سے ہوئی، جس نے بتایا کہ جامعہ مسجد کے امام صاحب کے پاس چلتے ہیں، وہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ مولوی احسان الحق صاحب جامعہ مسجد کے امام تھے۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد درس دیتے اور درس کے بعد کچھ دیر لوگوں کی خدمت کے لیے مسجد میں ہی بیٹھ جاتے تھے، جہاں پر ضرورت مندوں کا فی سبیل اللہ روحانی علاج اور مشورہ مفید دیا کرتے تھے۔ خالد صاحب، آپ کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہوئے ہمت سے کام لینا ہوگا۔ ساتھ ہی آپ کو صبح و شام کا بتایا ہوا ورد پڑھ کر اپنے چاروں طرف حصار کھینچ کر دم کرنا ہوگا، اور یہ دوسرا وظیفہ چاند کی 14ویں تاریخ کسی قبرستان میں پرانی قبر کے پاس بیٹھ کر پڑھنا ہوگا۔ جب تک آپ کا مسئلہ حل نہ ہو جائے، یہ وظیفہ رات 1 بجے پڑھتے رہنا ہوگا۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے بتایا ہوا ورد پڑھ کر اپنے گرد حصار یعنی گول دائرہ کھینچنا ہوگا۔ دوران وظیفہ حصار سے باہر نہ جانا، خواہ کچھ بھی ہو جائے، وہ سب آنکھوں کا دھوکہ ہوگا۔ مولانا صاحب کی عنایت اور وضاحت کے بعد خالد صاحب سب سمجھ چکے تھے کہ انہیں کیا کرنا تھا، لہٰذا مولانا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہی تو مولانا نے کچھ پڑھ کر خالد صاحب کے اوپر ہوائی حصار کھینچ دیا اور دعا دی، جاؤ بھائی، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، میں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ یاسمین نے یہ ساری باتیں سن کر خالد صاحب کو منع کیا۔ خیر سمجھا بجھا کر جمعے والے دن فجر پڑھنے کے بعد اپنے اوپر حسب معمول حصار کھینچا گیا اور خالد صاحب اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ نماز عصر خالد صاحب نے ایک چھوٹے سے قصبے دولت پور میں ادا کی۔ وہاں پر ان کے ننھیال میں سے ایک کزن علیم الدین رہتے تھے۔ علیم الدین جو ابھی تک اپنے آبائی قصبے میں رہ کر اپنی تھوڑی بہت زمین کے ساتھ کھیتی باڑی کرتے ہوئے قصبے کی مسجد میں امامت کرتے ہوئے زندگی بتا رہے تھے، وہ خالد صاحب کے ننھیال میں سے کزن لگتے تھے۔ آج وہ خالد صاحب کو اپنے پاس دیکھ کر بہت خوش تھے۔
अपने पूरे ताउन का उन्हें यकीन दिलाया। खालिद भाई, आप जब चाहो यहाँ आकर अपना काम कर सकते हो, मैं आपके साथ हूँ। यहाँ से 2 कोस दूर एक पुराना कब्रिस्तान है, वहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त बिल्कुल नहीं है। इस काम के लिए वो मौजू जगह है। चुनाचे खालिद साहब जल्द आने का कहकर वापस चल दिए। आज चांद की 13 तारीख थी। खालिद साहब अपना सामान लेकर दौलतपुर रवाना हो गए। नमाज इशा के बाद वो अपनी तैयारियों में मसरूफ़ हो गए, क्योंकि आज चांद की 14 तारीख थी। 1 बजे उन्हें जाकर अपना अमल शुरू करना था। तैयारियां मुकम्मल करने के बाद अलीमुद्दीन के हमरा अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। उनका रुख एक पुरानी कब्र की तरफ था जो वो दिन को ही जाकर देख चुके थे। कब्र के पास मगरिब वाली साइड पर करीब कोई कब्र नहीं थी। वहां जाकर अपने सीधे हाथ की शहादत वाली उंगली से हिसार खींचते हुए विर्द करने लगे, जो मौलाना साहब का बताया हुआ था। हिसार खींच जाने के बाद चंद अगरबत्तियां जलाईं, अपने कपड़ों पर खुशबू लगाकर बैठ गए और अलीमुद्दीन को वापस भेज दिया। हालांकि वो रुकने के लिए बेहद इसरार कर रहे थे। मौलाना साहब का बताया हुआ वजीफा पढ़ने लगे। अभी कुछ ही देर हुई थी कि काले बादल आसमान पर छा गए और बादलों से अजीब किस्म की बदबूदार चीज गिरने लगी, जिसकी बदबू के भपके इर्द गिर्द का माहौल बदबूदार बना रहे थे। वो चीज जमीन से 1 फुट ऊपर ही गायब हो रही थी। अचानक बादलों में से खूबसूरत लड़की के हंसने की आवाज आई। धीरे धीरे उसका ह्योला वाजे हुआ। बेहद हसीन चेहरे के ऊपर हल्का सा नकाब चढ़ा हुआ था। वो नकाब इतना बारीक था कि लड़की का चेहरा वाज़े दिखाई दे रहा था। लंबी गर्दन, सुनहरे बाल खुले हुए थे, जिसकी 2 लटें चेहरे के ऊपर मंडलाते हुए चेहरे को मजीद खूबसूरत बना रही थी। वो खालिद साहब से कहने लगी, मियाँ, मैं जन्नत की हूर हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, बल्कि मैं तुमको यहाँ से उठाकर जन्नत में ले जाऊंगी। सो आ जाओ, मेरे साथ चलो। खालिद साहब ने फिर भी अपना वजीफा जारी रखा तो वो गायब हो गई। थोड़ी देर के बाद देखा अजीब मखलूक के 2 आदमी, जिनके लंबे लंबे दांत, काली शक्लें, मोटे होंठ, मेंढकनुमा नाक, ऊंट की टांगों जैसी टांगे, यास्मीन को बालों से पकड़े घसीटते हुए आ रहे थे। यास्मीन चीखों पुकार में खालिद साहब को बुला रही थी, खालिद, खुदा के लिए मुझे इन 2 परिंदों से बचाओ। वो दोनों हिसार के करीब आकर रुक गए। एक ने मिसेस यास्मीन को गिराकर दबोच लिया, दूसरे ने बड़ी सी छुरी निकालकर यास्मीन के गले पर रख दी और कहने लगा, बचा सकते हो अपनी बीवी को तो बचा कर दिखाओ। मगर खालिद साहब मुसलसल अल्लाह ताला का कलाम पाक पढ़ते रहे। वो कुछ देर के बाद गायब हो गए। खालिद साहब को वजीफा पढ़ते हुए तकरीबन 2 घंटे गुजर गए थे। उनको अज़ान फजर तक पढ़ना था, लिहाजा वो अपनी पढ़ाई में मसरूफ थे। करीब ही किसी शेर की धाड़ सुनाई थी, जो धीरे धीरे करीब आती जा रही थी। एक खूनख्वार शेर जबड़े खोले खा जाने के अंदाज में खालिद की ओर भागा चला आ रहा था, मगर खालिद साहब टस से मस न हुए। हिसार के दायरे पर आकर वो रुक गया और कुछ देर धारता रहा। खालिद साहब ने उस शेर को खातिर में ना लाते हुए अपना वजीफा जारी रखा। कुछ देर के बाद शेर भी गायब हो गया। खालिद साहब मुसलसल यकसुई के साथ अपना वजीफा पढ़ते रहे, यहाँ तक कि अज़ान फजर होने लगी। खालिद साहब ने अपने ऊपर हवाई हिसार खींचते हुए अपना सामान उठाकर दायरे से बाहर आए। उनकी मंजिल का रुख नमाज फजर अदा करने के लिए दौलतपुर की छोटी मस्जिद थी। नमाज फजर अदा करने के बाद वो वहीं मस्जिद में बैठे रहे, यहाँ तक कि नमाज इशराक भी अदा की। फिर अलीमुद्दीन के हमरा उनके घर चले गए। नाश्ते के बाद अपनी नींद पूरी करने के लिए वो सो गए। खालिद साहब ने सोते में ख्वाब देखा कि वो एक वीराने में किसी दरख्त के साथ बंधे हुए हैं। कुछ जंगली लोग, जिनके हाथों में भाले टाइप का कोई औजार है, जिस्म पर परिंदों के परों और जानवरों की खालों से अधूरे लिबास उनके जिस्म छुपाने में नाकाम थे। साथ में आग जल रही थी, जिसमें मोटी मोटी लकड़ियां सूखे पत्तों की तरह जलते हुए अपनी तपिश से खालिद साहब को झुलसा रही थी। अधनंगे लोग देखने में इंसान की तरह थे, मगर उनके हाथों में उंगलियां ही उंगलियां थीं, अंगूठे नहीं, और पांव उल्टे थे और पांव से लेकर घुटनों तक टांगों पर गोश्त नहीं था, सिर्फ हड्डियों का ढांचा दिखता था। मुंह बहुत बड़ा, थूतनी बड़ी हुई भालू की मानित लग रहे थे, आंखें लोमड़ी की तरह दिखती थीं। अजीब सा नाचते हुए वो अजीबो गरीब आवाजें निकाल रहे थे। खालिद साहब बिल्कुल ना डरे, दिल ही दिल में कलामे पाक की तलावत करने लगे। साथ ही पूछा कि तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो। उनमें से एक ने कहा, तू हमें हवेली से निकालेगा, तेरा तो कीमा हम अपने बच्चों को खिलाएंगे, हमें ही हमारे घर से निकालेगा तू? ए आदमजाद, तेरी औकात ही क्या है? इतने में तेज हवा का झोंका आया।
उन्हीं की तरह मिलता हुआ शक्ल वाला आदमी उनके और खालिद साहब के दरमियान आ गया। जिसामत के हिसाब से वो उन सब से बहुत बड़ा था। छोड़ दो आदमजाद को, बड़ी गरजदार आवाज में वो कहने लगा। फिर खालिद साहब की तरफ मुंह करके हाथ का इशारा किया तो उनके बंधे हुए हाथ खुल गए। जाओ आदमजाद, आपकी हवेली जुमे तक मैं खाली करवा दूंगा। जब तक जिंदा हूं कोई बदरू आपकी हवेली नहीं जा सकती। वैसे अपने बचाव की खातिर जामिया मस्जिद के इमाम का बताया हुआ वजीफा लाजमी कर लेना, और चाहो तो आज के बाद मैं आपके साथ इंसानी रूप में आकर हवेली में रहकर आपकी हिफाजत कर सकता हूँ। खालिद साहब को हाथ से वो पकड़कर कहने लगा, आओ वापस चले। एकदम खालिद साहब की आंख खुल गई। वो उठकर सोचने लगे, ये ख्वाब था या हकीकत। इतने में कमरे का दरवाजा खुला। एक उधेड़ उम्र का शख्स अंदर आकर बड़े अदब के साथ खड़ा हो गया। कौन हो भाई, और घर के दरवाजे तो बंद होंगे, तुम अंदर कैसे आए? मेरा नाम जिब्रान है, मैं आपका नया बॉडीगार्ड हूँ। हमारी मुलाकात थोड़ी देर पहले कोकाफ में हो चुकी है। आपकी इजाज़त के बाद मैं आपके सामने आ गया हूँ। अब आपको हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी इंशाल्लाह। यह आपकी ईमानदारी का सिला है। तो फिर खालिद साहब, आपकी हवेली कब चलें? खालिद साहब जो अभी तक महवे हैरत जिब्रान नामी आदमी को देखे जा रहे थे कहने लगे, अच्छा तो ख्वाब वाले बुजुर्ग आप हैं, पर आप हैं कौन? मैं कौमे जिन्नात से हूँ और आपका वजीफा मुकम्मल करने के बाद आपकी मदद के लिए आया हूँ। ये कहकर खालिद साहब हैरत से मुस्कुराने लगे। चलें फिर जुम्मे को चलते हैं। वादा खिलाफी तो आप नहीं करेंगे ना? खालिद साहब, बिल्कुल भी नहीं। जुम्मे तक हवेली बदरूहों से खाली हो जाएगी। जिनजात जिब्रान ने वजाहत करते हुए अल्लाह हाफिज कहा। खालिद साहब ने उस जिनजात के गायब होने के बाद सुकून का सांस लिया, और फिर वाकई ऐसा ही हुआ। जुम्मे वाले दिन अपने वादे के मुताबिक जिनजात जिब्रान ने हवेली को तमाम नापाक बदरूहों से आज़ाद कर दिया, और फिर खालिद साहब और मिसेस यास्मीन खालिद अपनी बकिया ज़िंदगी के दिन खुशी खुशी उस हवेली में गुजारने लगे।